Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we will discuss the residential status of HUF, AOP, BOI and company as per the Income Tax Act 1961, and we will cover all the theory notes, and these are going to help you to solve the practicals as well as. So residential status of HUF, Hindu undivided family. Like the resident status of the individual, HUF can be resident, non-resident. And when a HUF become the resident, we need to check whether the HUF is ordinary resident or not an ordinary resident. So like the individual status I told you earlier कि एच यू एफ भी इंडिविजुअल की तरह रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है, और जब एक एच यू एफ रेजिडेंट बन जाएगी तो उसका हम ओ आर और एन ओ आर वाला स्टेटस भी चेक करेंगे. So HUF can be resident. It is based on the control and management of affairs in India. अगर HUF का control management of affairs इंडिया में है, चाहे partly चाहे wholly, then only HUF can become the resident. जैसे इंडिविजुअल में हमने चेक किया था कि वो इंडिविजुअल का स्टे, यहाँ पे हमने चेक करना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की कंट्रोल डिसीजंस कहाँ से लिए जाते हैं, मेजर जो ब्रेन है वो कहाँ पे रिजाइड करता है. तो अगर एच यू एफ एक रेजिडेंट बन जाती है तो वी नीड टू चेक दी ओ आर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. एच यू एफ का ओ आर एन ओ आर आर ओ आर चेक करने के लिए कंडीशंस वही वाली हैं, बट यहाँ पे हमने स्टे कर्ता का चेक करना है, क्योंकि एच यू एफ का हेड कौन होता है, वो कर्ता होता है, ब्रेन है कर्ता. तो यहाँ पे हमने कर्ता का स्टे चेक करना है कि अगर कर्ता ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एच यू एफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी. अगर कर्ता इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एच यू एफ जो है वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी. वो कंडीशन सेम एज वी हैव डिस्कस इन द इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस. ही वॉज रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, एंड उसका स्टे 730 डेज और मोर होना चाहिए पिछले 7 सालों में. तो दोनों कंडीशन, पिछले प्रीवियस ईयर से पहले 10 सालों में से 2 साल रेजिडेंट और पिछले साल से पहले 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा होना चाहिए. तो जो एच यू एफ है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी. अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो एच यू एफ जो है रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट करी जाएगी. So if we have to check the summary, this is a quick recap. Control management wholly outside India तो वो HUF नॉन रेजिडेंट बन जाएगी. कंट्रोल मैनेजमेंट wholly और पार्टली इन इंडिया तो वो रेजिडेंट HUF बन जाएगी. कर्ता सेटिस्फाई दी बोथ कंडीशन तो वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगी. कर्ता एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो रेजिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी. So next comes the residential status of firm, AOP and BOI, and this is also based upon the control and management. AOP BOIs can be resident in India or they can be non-resident in India, and they are resident in India if control and management is wholly or partly in India. Similar जैसे हमने HUF का देखा था. Control and management refers to the decision making power, the brain behind the management, the brain behind the controlling the operations. तो वो अगर इंडिया में है, चाहे होली है चाहे पार्टली है, तो वो रेजिडेंट AOP BOI बन जाएगी. फर्म और AOP BOI को ROR और NOR की क्लासिफिकेशन नहीं मिलती है. इनके लिए सिर्फ 2 ही चेक करने होते हैं, या रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट. OR और NOR का इनके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. सो अगर फर्म मैनेज मुंबई से हो रही है, फर्म बाहर है, काम बाहर कर रही है, लेकिन उसका मैनेजमेंट इंडिया, उसका रजिस्टर ऑफिस या फिर वैसे ही ऑफिस जहाँ से डिसीजन दिए जाते हैं वो इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट फर्म मानी जाएगी. Residential status of company, this is based upon 2 point. It is an Indian company or place of effective management, जिसको हम short form में POEM बोल देते हैं, that is in India during the previous year. So it is an Indian company. How it become the Indian company? If it is incorporated in India. जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट तो वो इंडियन कंपनी बन जाएगी. और अगर कोई फॉरेन कंपनी है, बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट मीन्स की मैनेजमेंट, कमर्शियल डिसीजंस मेड इन इंडिया, ब्रेन इंडिया में है, वो इंडिया में लिए जाते हैं, तो वो माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया.
तो वो रेजिडेंट बनेगी, अदरवाइज इट इज नॉन रेजिडेंट। तो देखो कंपनी की भी दो कंडीशन है, इसमें और लिखा हुआ है, तो दोनों में से एक का पूरा होना जरूरी है। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है वो तो इंडियन कंपनी है और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फॉरेन के में रजिस्टर्ड है फॉरेन कंपनी, देन वी नीड टू चेक कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो कहाँ बैठता है, डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं। सो ए फॉरेन कंपनी विद बोर्ड डिसीजन इन इंडिया इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। So taxability based on the residential status, similar with the individual resident and OR के लिए global income taxable है, resident but not ordinary resident are NOR के लिए Indian income plus the foreign income from the business control from India taxable है, and non resident के लिए सिर्फ और सिर्फ Indian income ही taxable होगी। So this is a summary of the whole lecture. HUF based on control and management, रेजिडेंट बनेंगे। फर्म BOI AOP भी कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पे रेजिडेंट बनेंगे। कंपनी बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन और पोएम के बेस में रेजिडेंट बनेंगे। ओनली इंडिविजुअल्स एंड HUFs हैव ROR और NOR क्लासिफिकेशन, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए सिर्फ R और NR की है। Thank you so much for watching and listening my lecture. For more such text lessons, kindly like, share and subscribe my channel. Drop your question in the comment section. Stay curious, stay compliant. Thank you.